हेलो स्टूडेंट्स, ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का पार्ट 3 है। इसमें हम बात करने वाले हैं बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की। और बिजनेस एक्सपेक्टेशंस की जब हम बात करते हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी को डिटरमिन करने के लिए कहीं ना कहीं बिजनेस एक्सपेक्टेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेक्टिव यील्ड से गवर्न होती है। और प्रोस्पेक्टिव यील्ड का क्या मतलब है कि फ्यूचर में लाइफ टाइम में हमें किसी भी कैपिटल एसेट से कितनी इनकम होने वाली है। तो ये जो फ्यूचर में होने वाली इनकम है वो एक्सपेक्टेशंस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होती है, और ये एक्सपेक्टेशंस बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कहलाती हैं। अब दो तरीके की आपकी बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, एक शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन और दूसरी लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस। शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो कहीं ना कहीं शॉर्ट टाइम पीरियड से रिलेटेड होती हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड जहाँ पर कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। जनरली जहाँ हम कहते हैं कि फर्म का साइज़ नहीं बदलेगा, वहाँ शॉर्ट टाइम पीरियड होता है आपका। और यहाँ पर जो आप बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स रहेंगे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस के, सबसे पहले है कि स्टेबल। शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशंस लॉन्ग टर्म के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। कंटिन्यूटी, अब क्योंकि ये स्टेबल एक्सपेक्टेशंस हैं तो यहाँ पर चेंजेस बहुत कम हो रहे हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो ऐसे में एक कंटिन्यूटी का बने रहना एक्सपेक्टेशंस में लाजमी है। फिर है लैक ऑफ स्पेशल चांसेस चेंजेस, तो किसी तरह के कोई भी यहाँ पर स्पेशल चेंजेस नहीं होते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। शॉर्ट टाइम पीरियड बहुत ही कम समय होता है जब किसी तरह का कोई भी अचानक से कोई स्पेशल चेंज इकोनॉमी में आपको देखने को मिले। फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस की। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस वो एक्सपेक्टेशंस हैं जो जनरली लॉन्ग टाइम पीरियड से रिलेटेड होती हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड जहाँ पर सारे के सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं, जहाँ पर आप फर्म के साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं, नई फर्म्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नई मशीन्स को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को एडजस्ट कम्प्लीटली कर सकते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हैं इनके क्या फीचर्स हैं? अनस्टेबल हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके पास अलग अलग रीजंस हो सकते हैं जो इन एक्सपेक्टेशंस को अनस्टेबल बनाते हैं। जैसे कि हम बात करें रेट ऑफ रिटर्न की, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें लॉन्ग टर्म के प्लान में मिलने वाला है। दूसरा, लॉन्ग टर्म में बहुत सारे फैक्टर्स अनसर्टेन होते हैं जिनमें चेंजेस होते रहते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे पॉपुलेशन हो, चाहे मशीन्स हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स, ऑलमोस्ट ऑल फैक्टर्स में आप कहते हैं कि ये सारे फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं, और इतने चेंजेस के बावजूद जो है वो आप कह नहीं सकते कि किस तरीके से ये फैक्टर्स चेंज होंगे, तो अनसर्टेनिटी काफ़ी पाई जाती है। ऐसे में लॉन्ग टर्म जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल रहती हैं। स्टेबिलिटी की का जो एलिमेंट है वो वहाँ काफ़ी कम पाया जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अब शॉर्ट टाइम पीरियड में जैसे कि कंटिन्यूटी पाई जाती है एक्सपेक्टेशंस में, लॉन्ग टर्म में कंटिन्यूटी नहीं पाई जाती, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं उनको कनेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आप अगले महीने या अगले हफ्ते के लिए तो जज कर सकते हैं कि किस तरीके से हालात चेंज होने वाले हैं, लेकिन जब हम बात करें कि अगले 5 साल में या 10 साल में क्या होगा, किस तरह का सिनेरियो होगा, तो वहाँ पर हम कोई फिक्स जजमेंट नहीं कर पाते। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5 या 10 साल के गैप पर आप बात कर रहे हैं जहाँ पर कंटिन्यूटी का एलिमेंट नहीं होता। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म की एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट करते हैं? सर्टेन फैक्टर्स और अनसर्टेन फैक्टर्स। सर्टेन फैक्टर्स कौन से हैं? कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म में सर्टेन रहते हैं, जैसे कि जब भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना होता है लॉन्ग टर्म में, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आज के दिन आपके पास कितनी कैपिटल गुड्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए कोई भी नई टेक्सटाइल मिल हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल मिल है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को देखते हुए नई टेक्सटाइल जो मिल है वो इस्टेब्लिश करेंगे, और
उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी के हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि नई टेक्सटाइल मिल जो हम इस्टेब्लिश करने वाले हैं उससे हमें कितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड मिल सकता है। फिर अनसर्टेन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो अनसर्टेन फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, बहुत मोस्टली फैक्टर्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म में जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अनसर्टेन रहती हैं। जैसे कि कोई भी नई मशीन आ जाती है, इनोवेशंस हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो नई मशीन हमें कितना प्रोस्पेक्टिव यील्ड दे सकती है। अब वियर और टीयर की बात करें तो ये भी नहीं पता चलता कि लॉन्ग टर्म में कितनी मशीनरी में वियर टीयर होगा, या जो टैक्सेस हैं वो किस तरीके से पॉलिटिकल कंडीशंस के साथ चेंज होंगे, एक्सपोर्ट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वेज स्ट्रक्चर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, देश की पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें चेंज होंगी लॉन्ग टर्म में, और इन चेंजेस को जज करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए इन चेंजेस से इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा इसको जज करना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो ये फैक्टर अनसर्टेन फैक्टर कहलाते हैं। लेकिन जब भी कोई एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेता है नई इंडस्ट्री में, तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस को भी कंसीडर करके चलता है। फिर हम बात करते हैं सेकुलर स्टेग्नेशन की। सेकुलर स्टेग्नेशन क्या स्टेज है, ये जनरली कैपिटलिस्ट जो इकनॉमी है वहाँ पर इस तरह की टेंडेंसी पाई जाती है लॉन्ग रन में। और यहाँ सेकुलर स्टेग्नेशन में जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन होती चली जाती है। तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है यहाँ पर किसी भी कैपिटलिस्ट इकनॉमी में समय के साथ क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे वहाँ पर कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम इंक्रीज़ होगी विद इंक्रीज़ इन इनकम, और आपकी जो सेविंग्स हैं वो ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाती हैं। और सेविंग ज़्यादा इंक्रीज़ होने के कारण कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो श्रिंक होने लग जाती है, क्योंकि वो सारी की सारी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा होती हैं, या आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है, और लॉन्ग रन में जब आपकी सेविंग्स एक्सीड करेंगी, इन्वेस्टमेंट कम रह जाएगी, कंजम्पशन कम रह जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो सप्लाई है इकोनॉमी में चीज़ों की वो डिमांड से ज़्यादा होगी, और ऐसे में जो प्रॉब्लम अराइज होगी वो ओवर प्रोडक्शन की होगी, यानी चीज़ों का स्टॉक आपके पास इकट्ठा होने लगेगा। फिर किसी तरह का वहाँ फर्दर इंसेंटिव नहीं पाया जाएगा कि नया कोई इन्वेस्टमेंट किया जाए या प्रोडक्शन किया जाए। ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन आना लाजमी है। तो ये जहाँ ओवर प्रोडक्शन होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड से, सेविंग्स ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इस तरह की जब लॉन्ग टर्म की सिचुएशन आती है तो उसको हम सेकुलर स्टेग्नेशन कहते हैं। अब सेकुलर स्टेग्नेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं केन्स ने उसका आइडिया दिया था, लेकिन ये जो आइडिया है अपने आप में एक ओरिजिनल आइडिया नहीं है, क्योंकि केन्स से पहले भी बहुत से इकोनॉमिस्ट इसके बारे में बातचीत कर चुके थे। अर्लियर लिटरेचर में इसको जनरली हम कहते थे कि रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल हो जाएगा, और एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, ये सारे इकोनॉमिस्ट इस फिनोमिना की पहले बात कर चुके थे। हालांकि इन्होंने रेट ऑफ फॉल इन प्रॉफिट के लिए अपने अलग अलग रीजंस दिए हैं। जैसे एडम स्मिथ कहते हैं कि अबंडेंस ऑफ कैपिटल के कारण ऐसा होगा। फिर रिकार्डो और मिल कहते हैं कि क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इन्फीरियर लैंड को कल्टीवेशन के अंडर लाना होगा, और डिमिनिशिंग रिटर्न सेट होंगे तो रेट ऑफ प्रॉफिट फॉल होगा। तो ये जो सेकुलर स्टेग्नेशन का आइडिया है ये कीन्स ने नहीं दिया ओरिजिनली, ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जनरली इसको रेट ऑफ प्रॉफिट में फॉल के रूप में जाना जाता था। और केन्स ने इसको एक नई डायमेंशन ज़रूर दी है। केन्स जहाँ पर बात करते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, और वो भी डिमिनिशिंग होती है, तो इस डिमिनिशिंग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के फॉर्म में ये आइडिया अपने आप में एक नई डायमेंशन के रूप में आया। फिर हम बात करें कि क्या क्या कॉजेज़ हैं सेकुलर स्टेग्नेशन के। सबसे बड़े दो कॉजेज़ हैं, एक की सेविंग आपकी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। तो अंडर इन्वेस्टमेंट क्यों होगी? अंडर इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे अपने रीजंस पाए जाते हैं कि इनकम जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट इकनॉमी में जनरेट नहीं हो पा रही।
पहला रीज़न है डिक्लाइनिंग रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हमने देखी 19th सेंचुरी में, और फिर हम कंपेयर करें कि उसका 20th सेंचुरी से, तो रेट ऑफ पॉपुलेशन की ग्रोथ सेम नहीं पाई जाती। 19th सेंचुरी में पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा थी, और 20th सेंचुरी में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो काफ़ी कम रही। और पॉपुलेशन की ग्रोथ कम रही कंपैरेटिवली, तो डिमांड भी उस पेस से इंक्रीज़ नहीं हुई, जिसने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया। एंड ऑफ कॉलोनाइजेशन। अब पहले क्या था कि कॉलोनी का सिस्टम पाया जाता था, लेकिन वर्ल्ड वार 2 के एंड तक कॉलोनी का सिस्टम ख़त्म हो गया था। और पहले क्योंकि कॉलोनीज़ थी, तो जितनी भी कॉलोनीज़ डेवलप्ड नेशंस के अंडर थी वो कहीं ना कहीं फिनिश्ड गुड को डेवलप्ड नेशन से मंगाती थी, जिसके कारण वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट रहता था। लेकिन कॉलोनीज का सिस्टम ख़त्म होने के बाद इन कंट्रीज़ ने आज़ादी के बाद कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने की कोशिश की और इम्पोर्ट्स को कर्टेल करने की कोशिश की, जिससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला हमें इन्वेस्टमेंट पर इन नेशंस की। एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स की बात करें तो पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हुआ कि सप्लाई ऑफ कैपिटल कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती रही है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और सप्लाई ऑफ कैपिटल लगातार बढ़ती रही है। स्टॉक ऑफ कैपिटल जो एग्जिस्टिंग था उसको उसके साथ compete करना पड़ा, और इस कंपटीशन में ऑब्वियसली मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी थी वो डिमिनिश हुई। और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यदि डिमिनिश होगी तो नई जो इन्वेस्टमेंट है वो कम प्रॉफिटेबल होगी, और कम प्रॉफिटेबल होगी तो नई इन्वेस्टमेंट कम की जाएगी। चेंज इन नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी। जो मशीन्स पहले पाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं उन मशीन्स में चेंजेस आए, इन्वेंशंस हुए, और जो इक्विपमेंट्स और मशीन्स इन्वेंट हुई उनका मेन जो मोटिव था वो था कैपिटल को सेव करना। और कैपिटल को सेव करने के कारण जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी फर्दर फिर हमें कम करनी पड़ी। तो ये जो नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, इसके कारण भी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। अब समय के साथ साथ बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस उभर कर सामने आए, जैसे ट्रेड यूनियंस, मोनोपलीज, बिजनेस कंबाइन एट्सेट्रा। और ये जो नए इंस्टीट्यूशंस उभर कर सामने आए, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने जो इंटरेस्ट थे उनको ध्यान में रखते हुए काम किया, और जो नई मशीन्स थी उनका विरोध किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का विरोध किया, ताकि जो पुरानी मशीन्स हैं उनके जगह पर नई मशीन्स को इस्टेब्लिश ना किया जाए, और किसी तरीके की जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि टेक्नोलॉजी के चेंज के कारण आती है उसका सामना उन्हें ना करना पड़े। अब मशीन्स को चेंज नहीं किया गया तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो होती है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 19th सेंचुरी में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, और इन रेवोल्यूशन को लाने के लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट की गई थी। लेकिन 20th सेंचुरी में इस तरह की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली लिमिटेड रही। फिर दूसरा जो मेन मुद्दा है वो है ओवर सेविंग का, कि अंडर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ओवर सेविंग भी कहीं ना कहीं सेकुलर स्टैग्नेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रही है। तो इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। डेवलप्ड इकनॉमीज़ में समय के साथ क्या हुआ, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ हुई वैसे वैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ नहीं हुई, कंजम्पशन कंपैरेटिवली कम रही, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज़ हुआ और सेविंग्स लोगों ने ज़्यादा की। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैपिटलिस्ट इकनॉमी में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है वो अनइक्वल रहा है। रिच और ज़्यादा रिच बने, पुअर और ज़्यादा पुअर बने, और जब भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाएगा इनकम का तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और जिसके कारण सेविंग इन्हांस होंगी और कंजम्पशन लिमिट में रहेंगी।
इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स, अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज सामने उभर कर आई, और ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं इन्होंने जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बहुत ही कम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया और बहुत ही लार्ज पार्ट को सेव करके रखा ताकि फर्दर वो काम आ सके इन्वेंशन, इनोवेशंस, रिप्लेसमेंट के लिए। इस कारण से इंस्टीट्यूशनल सेविंग्स भी इंक्रीज़ हुई। और हम देख सकते हैं कि सेविंग्स के इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड जैसी जितनी भी सेविंग स्कीम थी उस समय बहुत ग्रोथ पर रही, और ये सारी की सारी स्कीम्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रही हैं सेकुलर स्टैग्नेशन के लिए। अब क्रिटिसिज्म की बात करें सेकुलर स्टैग्नेशन की, तो बहुत से इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं कि सेकुलर स्टैग्नेशन जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसलेस है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कंट्री में इस तरह से मंदी लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिले। और हमेशा स्कोप रहता है कहीं ना कहीं कि कंजम्पशन को इन्हांस किया जा सकता है जबकि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी किसी कंट्री में अचीव की जा रही हो, किसी कंट्री में इनकम लगातार बढ़ रही हो। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जो वांट्स हैं वो चेंज होती हैं, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, फैशन चेंज हो जाते हैं, और ऐसे में जो कंज्यूमर की कंजम्पशन है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। तो किसी तरीके की अंडर इन्वेस्टमेंट या ओवर सेविंग की यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो कम पाई जाती है। लॉन्ग टर्म में आपको टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ जो मैन आवर प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ती जाती है, और जब मैन आवर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कहीं ना कहीं इन्हांस होगी, प्रोस्पेक्टिव यील्ड इन्हांस होगा जो कि इन्वेस्टमेंट को लगातार पुश करेगा। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसके अलावा इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि सेकुलर स्टैग्नेशन की बजाय सेकुलर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस ज़्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल रही हैं। कंट्रोल ओवर सेकुलर स्टैग्नेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आता है कि अगर हमें सेकुलर स्टैग्नेशन जैसी या दीर्घकाल की मंदी जिसको आप कह सकते हैं स्टेज को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करना होगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के साथ साथ हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं सोशली, ताकि दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में लगातार इंक्रीज़ हो। इन्वेस्टमेंट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, यदि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस लिमिटेड हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज़ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, जिससे उनकी कैपिटल अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाएगी और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैपिटल अरेंज हो जाएगी। इक्वालिटी ऑफ इनकम, अब सेकुलर स्टैग्नेशन के लिए एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल हो जाए। तो हमें ज़रूरत क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल करने की कोशिश करें। चीप मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि हम मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बढ़ाने की कोशिश करें, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को लो कर सकते हैं, क्रेडिट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथों तक पहुंचा सकते हैं। डेफिसिट बजट, तो डेफिसिट बजट जहां पर देखा जा रहा है वहां पर एक पॉसिबिलिटी एनहांस होती है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाए जिससे कि इकोनॉमी में जो डिमांड है ओवरऑल वो इंक्रीज़ हो और किसी तरह का भी कोई रिसेशन या डिप्रेशन है तो उसको कंट्रोल किया जा सके।